Lewis, Yes, sir. car is moving at a constant speed of 40 km per hour along a straight road with head towards a large vertical wall and makes a sharp 90-degree turn by the side of the wall. A fly flying at a constant speed of 100 km per hour starts from the wall towards the car at an instant when the car is 20 km away. Flies until it reaches the glass pan of the car and return to the wall at the same speed. It continues to fly between the car and the wall till the car makes the 90-degree turn. What is the total distance the fly has traveled during this period? How many trips? तो चलो जी इस चीज को आप ऐसे समझ लीजिए कि आपको रिलेटिव मोशन से बनाना है. मान लीजिए यहां एक वॉल है, एक कार यहां से आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है, और जब ये कार इस वॉल से 20 किलोमीटर अवे, 20 किलोमीटर ना, तो ये है हम लोग का वेलोसिटी ऑफ कार और उसी समय यहाँ कोई फ्लाई है, वो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ फ्लाई मोशन स्टार्ट होता है. अब देखो होता क्या है, कार यहां से जा रहा है, फ्लाई यहां, फिर इसको टच करके फ्लाई इधर, फिर कार थोड़ा और आगे बढ़ेगा, फ्लाई वापस आएगा, टच करेगा, जाएगा, वापस आएगा, टच करेगा, जाएगा, तब तक जब तक कि कार यहां से 90 डिग्री टर्न ना ले. बात समझे? ठीक है. सोचो कि जब यहां से कार आगे बढ़ता है, ठीक है, तो सोच के बताओ कि कार और फ्लाई के बीच का v रिलेटिव क्या वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्लाई वेक्टर फॉर्म में होगा? तो वेलोसिटी ऑफ कार में कितना लिखा हुआ था? 40 किलोमीटर, 40 आई कैप, और फ्लाई का वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ है 20 कितना 100 माइनस आई कैप, तो क्या ये 140 किलोमीटर पर आवर के साथ आई कैप हुआ? ये वेलोसिटी रिलेटिव 140 किलोमीटर पर आवर आई कैप. अब सोचिए कि जब तक ये आगे बढ़ता हुआ यहां पहुंच गया, तो क्या मेरा डिस्टेंस रिलेटिव का वैल्यू 20 आई कैप हुआ? अरे बोलो यार. यस सर. सो एक्सेलरेशन तो यहाँ कोई है नहीं, एक्सेलरेशन का कहीं कोई चर्चा है नहीं, तो क्या हम लोग सीधा s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाले टर्म को यूज करें? ये वाला टर्म तो जीरो हो गया, तो मेरे पास s का वैल्यू आ गया 20 आई कैप और u की जगह है 140 आई कैप और साथ में टाइम, तो भाई टाइम का वैल्यू हो गया 1/7 r. इतने समय तक फ्लाई कंटिन्यूअसली कार को टच करेगा, वापस आएगा, कार को टच करेगा, वापस आएगा, एंड सो ऑन. दिस इज द टाइम when fly continues its motion. फ्लाई कंटिन्यू अपने मोशन को रखता है, ये इतना समय है. तो अब सोचो, क्वेश्चन में एक लाइन बहुत अच्छा लिखा है कि फ्लाई कभी भी अपना स्पीड नहीं बदलता, मतलब फ्लाई का जो स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर उसको वो कांस्टेंटली मेंटेन रखता है. तो क्या हम लोग डिस्टेंस कवर्ड लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ फ्लाई इनटू टाइम? तो वेलोसिटी ऑफ फ्लाई इज 100 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम इज 1/7 आवर. तो 7 से इसको कट करो भाई, कितना हो गया? लगभग अप्रोक्सीमेटली 16 कि 15, अप्रोक्सीमेटली 14.3 किलोमीटर्स. आंसर देखो जरा. ठीक है, तो ये चीज हो रहा है. अभी हम आपको
आपको दो तीन चीज इसमें और क्लियर करने के लिए हम आपको बता देते हैं। देखो हम क्या बोले, हम जैसे ही क्वेश्चन पढ़े हम बोले चलो रिलेटिव मोशन से बनाएंगे। तुमको पता चला हम इसमें क्या किए, हम ऐसा मान लिए, एज्यूमिंग, हम ऐसा मान के क्वेश्चन बना रहे हैं, एज्यूमिंग फ्लाई इन रेस्ट। हम ये मान के चल रहे कि फ्लाई रेस्ट में। अब सब कोई बोलेगा सर फ्लाई रेस्ट में तो है नहीं, इसका तो एक वेलोसिटी है। तो हम क्या किए, हम किए वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू फ्लाई। फ्लाई अगर रुक जाए तो कार का वेलोसिटी कितना है, तो 140 किलोमीटर पर आवर। ओके, फ्लाई अगर रुक जाए तो कार कितना आ गया है, 20 किलोमीटर। ओके, सो दिस इज द टाइम, बट फ्लाई इज नॉट इन रेस्ट एक्चुअली। फ्लाई इज कॉन्स्टेंटली मेंटेनिंग इट्स स्पीड, वो अपने स्पीड को कॉन्स्टेंटली मेंटेन रखा है। तो कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज वेलोसिटी ऑफ फ्लाई इनटू टाइम, 140.3 किलोमीटर। ठीक है, नोट करो फटाफट। कहां तक पढ़े थे लास्ट हम लोग, कहां तक पढ़े थे लास्ट हम लोग? सर रोप का चल रहा था। अच्छा, ठीक ठीक, समझ गए। आज हम लोग है ना सूडो फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, सूडो फोर्स। ठीक है, सूडो फोर्स। concept of pseudo force क्या होता है, ध्यान। सबसे पहला वर्ड है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देखो हर एक मोशन किसी ना किसी फ्रेम पे होता है। जैसे अगर हम यहां मूव कर रहे हैं ना, तो हमें ना नीचे वाले फ्लोर के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं, तो जिस फ्रेम के रिस्पेक्ट में हम मूव कर रहे हैं वो फ्रेम कहलाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नीचे वाले फ्लोर के रिस्पेक्ट में हम मूव कर रहे हैं, तो नीचे वाले फ्लोर मेरे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। आप किसी लिफ्ट में हैं और लिफ्ट ऊपर नीचे कर रहा है और आप लिफ्ट में चल रहे हैं, खड़े हैं, जो भी है, तो लिफ्ट आपके मोशन का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अगर किसी पुली पे थ्रेड से किसी ब्लॉक को बांध दिया जाए, कोई ब्लॉक नीचे जा रहा, कोई ब्लॉक ऊपर जा रहा, तो ये पुली उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। कुछ नहीं है तो हम लोग अर्थ पे खड़े हैं, तो अर्थ मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। एक बस चल रहा है, बस में हम बैठे हैं, या बस में कोई आगे पीछे कर रहा है, मूव कर रहा है, तो बस उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इज दिस क्लियर? तो जिस फ्रेम के रिस्पेक्ट में आप मोशन करते हैं उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है ना? फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू विच any body shows motion is called frame of reference। इसको हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह का, एक कहलाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, सुनना। अगर हम नीचे वाले अपने रूम में आगे पीछे हम कर रहे हैं, तो मेरा रूम का जो फ्लोर है वो रेस्ट में है, उसमें किसी तरह का एक्सेलरेशन नहीं है। लेकिन मान लो हम किसी बस में खड़े हैं और बस आगे की तरफ एक्सेलरेट होते हुए चल रहा है और हम बस में चल रहे हैं, तो मेरे पैर के नीचे का जो फ्रेम है वो रेस्ट में नहीं है, वो एक्सेलरेटेड है। आप लिफ्ट में हैं और लिफ्ट रुका हुआ है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वर्ड सुनना, लिफ्ट रुका हुआ है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, दोनों ही केस में एक्सेलरेशन जीरो है। तो जो लिफ्ट अभी जिसमें एक्सेलरेशन जीरो है वो तुम्हारे लिए इनर्शियल फ्रेम है। लेकिन अगर वही लिफ्ट एक्सेलरेट हो जाए
तो वही लिफ्ट हो जाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम। जब मेरा बस एक्सलरेट होता है या ब्रेक्स लगता है, दोनों ही केस में एक्सलरेशन है, तो मेरा बस हो जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। लेकिन अगर उसमें एक्सलरेशन नहीं है, बस रुका हुआ है या कांस्टेंट रफ्तार 50 किलोमीटर पर आवर 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो वही बस हो जाता है इनर्शियल फ्रेम। क्या तुमको बात समझ में आई? यस सर। सर एक बार समझा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनर्शियल फ्रेम वो है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैव जीरो एक्सेलरेशन। क्या बोलो, अब समझ में आ गया हम क्या बोल रहे हैं? यस सर। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन। मतलब यहां एक्सेलरेशन होगा, जीरो नहीं होगा, और यहां एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम जीरो होगा या एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम नॉन जीरो होगा। बोलो समझा? यस सर। जिनको नहीं समझ में आया था, बात समझ में आया? यस सर। अब सुनो, जब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है ना, तो न्यूटन्स लॉज आर अप्लीकेबल। आप न्यूटन्स का लॉ लगाइए, और आप देखे ही थे पिछले दिन एफ नेट इज इक्वल टू एम ए करते थे, इक्वेशन बनाते थे, सॉल्व करते थे, जो पूछा गया क्वेश्चन में निकाल लेते थे, या एफ नेट को जीरो करते थे, इक्वेशन बनाते थे, सॉल्व करते थे, और जो पूछा गया क्वेश्चन में निकाल लेते थे। लेकिन वो सब कभी काम आएगा जब आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल हो। अगर तुम्हारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल हुआ, याद रखना न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर नॉट अप्लीकेबल। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर नॉट अप्लीकेबल, ये अप्लीकेबल नहीं होगा। अब यहां प्रॉब्लम स्टार्ट कि अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लीकेबल नहीं होगा, तो फिर आखिर हम लोग उसमें अननोन कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन जो पूछा है उसको कैसे बनाएंगे? तो यहां पे कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है स्यूडो फोर्स का। स्यूडो फोर्स क्या होता है समझिए। टू कन्वर्ट non-inertial frame of reference to inertial frame of reference, pseudo force is used। हाँ, तो pseudo force क्यों काम आता है? pseudo force काम आता है नॉन इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम में बदलने में। pseudo force काम आता है नॉन इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम में बदलने में। pseudo force is यूजफुल। तो अब आपको जानना पड़ेगा कि आखिर pseudo force कितना मैग्नीट्यूड और किस डायरेक्शन में काम करता है। फोर्स मतलब दो चीज, वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। हमेशा ध्यान रखना मैग्नीट्यूड ऑफ pseudo force is equals to mass of body multiplied with acceleration of frame of reference। देखो भाई, pseudo force जो है वो होता है ma। मास किसका लेना है? तो बॉडी का लेना है, और एक्सीलरेशन किसका लेना है? तो फ्रेम का लेना है। ठीक है, मास किसका लेना है? बॉडी का लेना है, और एक्सीलरेशन किसका लेना है? फ्रेम का, फोर्स का नहीं, फ्रेम का, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। तो जरा सोच के बताना, हम लोग सब कोई एक ही बस में बैठे हैं,
और वो बस आगे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, तो क्या हम लोग सभी पे सूडो फोर्स सेम लग रहा है? नो सर। क्यों नहीं? सर हम लोग का मास अलग है। बिल्कुल सही, हम लोग सभी का मास अलग अलग है, सभी के लिए एक्सेलरेशन तो सेम है बस का, लेकिन सबका मास अलग अलग है, इसलिए सबके सूडो फोर्स अलग है। अब इसका डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स इज ऑलवेज acting on body in opposite direction of pseudo force is always acting on body in opposite direction of acceleration of frame of reference। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना सूडो फोर्स बॉडी पे लगेगा और जिधर भी एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा उसके अपोजिट में लगेगा, जिधर भी एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा उसके अपोजिट में लगेगा। नाउ सी दिस, मान लो एक्सेलरेशन ऑफ बस अल्फा, ये x, ये y, बोलो x पे सूडो फोर्स किधर लग रहा है, लेफ्ट की राइट? सर राइट। राइट। बोलो y पे सूडो फोर्स किधर लग रहा है? उसका भी राइट ही होगा, उसका भी राइट होगा सर। बिल्कुल सही, राइट। अब आप इसी चीज को है ना थोड़ा मैग्नीट्यूड में बताइए, क्या यहाँ मास ऑफ x और एक्सेलरेशन ऑफ बस लेंगे? यस सर। यस सर। और क्या यहाँ मास ऑफ y और एक्सेलरेशन ऑफ बस लेंगे? यस सर। अब सोचो, जब तुम बस में खड़ा रहता है और बस अचानक से स्टार्ट होता है, मतलब एक्सेलरेट होता है, तो क्या तुम पीछे की तरफ फोर्स फील करता है? यस सर। यस सर। ये वही सूडो फोर्स है। अब जब बस चल रहा है और ब्रेक अप्लाई किया तो तुम आगे की तरफ फोर्स फील करता है? यस सर। यस सर। तो ब्रेक्स लगने का मतलब है इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है। बात समझे? दैट इज सूडो फोर्स, वो सूडो फोर्स है। बस इसलिए आता है जब एक बार बॉडी पे आप सूडो फोर्स बना दीजिएगा ना, तो अब आपको ये एक्सेलरेशन दिखाने का जरूरत नहीं है, ओके? क्योंकि आप इसी को काउंटर करने के लिए इस पे सूडो फोर्स दिखाया। आगे सुनिए ध्यान से। सर। हाँ सर, जब बस मोशन में आता है तो सूडो फोर्स बैक में लगता है, और जब बस कांस्टेंट रेस्ट पे आता है तो सूडो फोर्स फ्रंट पे लगता है। ना, हम ऐसा बोले ही नहीं, तुम अपने से बोल रहा है। हम बोले कि जब बस स्टार्ट होता है तो सूडो फोर्स पीछे लगता है, कारण एक्सेलरेशन आगे है। यस सर। और हम बोले कि जब बस में ब्रेक्स लगता है, हमने बोले कांस्टेंटली चल रहा है, कांस्टेंट अगर वेलोसिटी से चल रहा है तो क्या वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है कि वो इनर्शियल फ्रेम है? सर इनर्शियल फ्रेम। तो इनर्शियल फ्रेम में कोई सूडो फोर्स नहीं है, कहीं भी देख लो। सर हम बोल रहे थे अगर बस स्टॉप हो जाएगा तो एक्सीलरेशन जो है वो आगे लगेगा, सूडो फोर्स आ गया। हाँ ये बोलो, तुम बोलेगा अभी बस स्टॉप होगा तब, तो हम वही मानेंगे। तुम बोला कांस्टेंट मोशन में है, तो कांस्टेंट मोशन में कोई सूडो फोर्स नहीं। यस सर। तो देख भाई, once
pseudo force is taken on bodies, then we can assume that frame of reference becomes inertial. एक बार अगर आप बॉडी पे सूडो फोर्स ड्रॉप कर दिए तो जो मेरा नॉन इनर्शियल फ्रेम था, नाउ यू कैन सपोज दैट इट इज बिकम्स इनर्शियल. जो मेरा नॉन इनर्शियल, देखो ऊपर लाइन देखो, टू कन्वर्ट नॉन इनर्शियल फ्रेम to convert non-inertial frame to inertial frame, pseudo force is used. Okay, बोलो भाई. यस सर. यस सर. ठीक है, अब दिमाग शांत करके इतना नोट कीजिए, फिर इस पे थोड़ा काम करते हैं तब समझ में आएगा. नोट करो फटाफट. जैसे तुम्हारे पास एक छोटा सा हम क्वेश्चन ऐसे ही रखते हैं, अब देखिएगा और बात को समझिएगा. हाँ, ये कार, ये ट्रक है. मान लो इस ट्रक के पीछे एक स्प्रिंग और स्प्रिंग में एक ब्लॉक बंधा हुआ है. ब्लॉक का मास है 10 केजी. स्प्रिंग का के वैल्यू है 50 न्यूटन पर मीटर. स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है. सोच के बताना, अगर ये ट्रक लेफ्ट की तरफ एक्सेलरेट हो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, अगर ये ट्रक लेफ्ट की तरफ एक्सेलरेट हो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो स्प्रिंग का क्या होगा? स्प्रिंग इलोंगेट होगा या कंप्रेस होगा? सर इलोंगेट होगा. तुमसे बोला गया फाइंड इलोंगेशन इन स्प्रिंग. स्प्रिंग का इलोंगेशन आपको देखना है. तो जरा देखिएगा, हम आपको जो डायग्राम बना रहे हैं उसको समझिएगा ध्यान से. दो डायग्राम पे बहुत बारीकी से नजर रखना. मेरा ये ट्रक लेफ्ट की तरफ एक्सेलरेट हो रहा था और ये ब्लॉक. हाँ बोलिए. नीचे रूम में पड़ा है. ठीक है, तो देखो, अगर हम इस एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक को स्टॉप करें तो क्या हम इस पे राइट की तरफ सूडो फोर्स बना दें? यस सर. और उसी वजह से स्प्रिंग इलोंगेट होगा, मान लो x, तो क्या लेफ्ट की तरफ लगेगा स्प्रिंग फोर्स kx? यस सर. तो क्या लिख सकते हैं? kx इज इक्वल टू सूडो फोर्स. तो x का वैल्यू हुआ मास एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक बाय k. तो मास की जगह 10 हुआ, एक्सेलरेशन की जगह 5 हुआ और k की जगह पे 50 हुआ. सो इट इज 1 मीटर. समझे जी? सर ये k 50 न्यूटन पर मीटर है, किसका फोर्स है? वो k का कांस्टेंट है. लास्ट में पढ़े होंगे ना, स्प्रिंग फोर्स में कांस्टेंट होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट. यस सर. वही k है. चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन देखते चलिए. ये m1 है 2 kg का और ये m2 है 3 kg का. क्या आप लास्ट में जो पढ़ाई करके गए उस हिसाब से इसका एक्सेलरेशन, टेंशन ये सब निकाल सकते हैं? यस सर. कोई दिक्कत नहीं.
अगर हम तुमसे बोले कि चलो भाई इस पे टेंशन दिखाओ, तो टेंशन ऊपर होगा, नीचे की तरफ M1G होगा, फिर यहाँ टेंशन ऊपर होगा, नीचे की तरफ M2G होगा। और देखो अगर यहाँ दिखाना पड़ेगा तो टेंशन नीचे होगा, यहाँ दिखाना होगा टेंशन नीचे होगा, क्या यहाँ दिखाना पड़ेगा तो टेंशन 2T होगा? यस सर। बोलो जी, किसी को दिक्कत? हाँ, वेरी गुड। अच्छा एक मिनट, ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होगा, ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगा, क्या बोला, सही है? यस सर। ठीक, यस सर। वेरी गुड। अब देखो, अब तुम क्या पढ़ा? अब तुम ये पढ़ा कि मान लो कि ये पूरा सिस्टम एक लिफ्ट में है, ये लिफ्ट है, और ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है A0 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। लिफ्ट जा रहा है ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब बताओ, लिफ्ट को अगर हम, जो अभी नॉन इनर्शियल है, उससे अगर इनर्शियल में बदलेंगे तो M1 पे शीट ऑफ फोर्स किधर लगाएंगे? सर डाउनवर्ड। सर डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। और M2 पे? सर अपवर्ड। क्यों अपवर्ड? नहीं सर डाउनवर्ड, डाउनवर्ड क्योंकि से जहां से एक्सेलरेशन। मूव एक्सेलरेशन था। यस सर। तो जैसे ही तुमको देखो, इतना क्वेश्चन तो आप पहले से बना रहे थे ना। अब इसको अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में दे दिया जाएगा ना, तो इसको ऐसे ऑफ करने के लिए तुमको एक एक्स्ट्रा फोर्स दोनों में नीचे ड्रॉ कर लेना। ओके, लिख देना है MA0, M1 A0, यहाँ M2 A0, ये M1 A0, समझे? अब फिर से जैसे क्वेश्चन बनाते थे वैसे बना लेना है। अरे नहीं समझा? सर एक बार और। हाँ एक बार और, बिल्कुल एक बार और। देखो, बोले ये कि लिफ्ट का एक्सेलरेशन, लिफ्ट को नॉन इनर्शियल से इनर्शियल में बदलना पड़ेगा। ओके, उसके लिए जितना फोर्सेस पहले से आप ड्रॉप करते थे वो सब रहेगा, एक एक्स्ट्रा फोर्स तुमको बनाना पड़ेगा, शूडो फोर्स। बोल भाई, समझा? यस सर। और शूडो फोर्स किधर बनाएगा? जिधर एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम है उसके अपोजिट में। अपोजिट डायरेक्शन से। ठीक है, अब भूल जाओ कि लिफ्ट एक्सेलरेटेड है। तुम इसको जैसे सॉल्व करता था वैसे कर लो। नाउ हाँ सर M2 का जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड है सर। अब एक उल्टा सीधा बात मत बोल। क्या बोला गया कि बॉडी का एक्सेलरेशन के अपोजिट में होगा, कि बोला गया एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम के अपोजिट में होगा? फ्रेम के अपोजिट में होगा सर। तो इस बॉडी को काहे देख रहा तू अभी? फ्रेम को देखेगा? ले भाई, आधा बोल के भागना मत, ठीक है? पूरा बात करना। अरे कहां गया जो अभी बोल रहा था कि बॉडी का एक्सेलरेशन नीचे है? नहीं है सर, बोलिए। हाँ तो बोल, बॉडी का एक्सेलरेशन देख के इसका सूडो फोर्स डिसाइड करता है कि फ्रेम का? फ्रेम का। तो फ्रेम किधर है? अपवर्ड। तो डाउनवर्ड लगेगा, इससे कोई मतलब नहीं। यस सर। ना इक्वेशन फॉर मोशन ऑफ M1 के मोशन के लिए इक्वेशन देखो, ऊपर टेंशन नीचे दो को फोर्स, ऊपर एक्सेलरेशन है। अब उसको भूल जाओ। अब यहां देखो, एक्सेलरेशन ऊपर है, टेंशन माइनस M1G माइनस M1 A0 इज इक्वल्स टू M1 A। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। फॉर इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ M2 नीचे एक्सेलरेशन, ये दोनों नीचे है, ये ऊपर है। M2G प्लस M2 A0 माइनस T
इज इक्वल्स टू m2a। ये दोनों इक्वेशन, अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, जो निकालना है निकालो। कर लेगा ना कैलकुलेशन? यस सर। चलो ये क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, आप बनाएंगे। M2 का मान कितना दिया हुआ है? 3 kg, 3 kg, ये 2 kg, 3 kg। चलो यहाँ देखो 4 kg, k का वैल्यू 100 न्यूटन पर मीटर and this lift is accelerated upward with 2 meter per second square. Find elongation in spring। स्प्रिंग में elongation बताओ। चलो इधर नोट करो, इसको बनाओ। अब इसे शेडो फोर्स के कॉन्सेप्ट पे एक पूरा थ्योरी है, एपरेंट वेट और एक्चुअल वेट। एपरेंट वेट और एक्चुअल वेट देखिए, concept of lift system, apparent weight and actual weight। हमेशा ध्यान रखना कि एक्चुअल वेट का मतलब होता है mg और एपरेंट वेट का मतलब होता है नॉर्मल रिएक्शन। आप अगर किसी वेट मेजरिंग मशीन पे खड़े हैं, आप अगर किसी वेट मेजरिंग मशीन पे खड़े हैं, तो आप जो वेट मेजरिंग मशीन पे नॉर्मल डालिएगा वो आपका एपरेंट वेट होगा, और जो आपका मास है और g से मल्टीप्लाई करने से mg जो आएगा वो आपका एक्चुअल वेट है। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहा होगा कि सर दोनों तो बराबर होगा ना। अच्छा तुम सोच के बताओ, मान लो हम ऐसे है ना किसी वेट मेजरिंग मशीन पे खड़े हैं, तो मेरा नॉर्मल और mg बराबर है, मतलब एपरेंट वेट और एक्चुअल वेट बराबर है। लेकिन अगर मेरे बगल में कोई मेरा फ्रेंड खड़ा है और हम उस पे ऐसे हाथ रख दे कंधे पे, तो क्या मेरा नॉर्मल mg के बराबर रहेगा या कम होगा? कम हो जाएगा। तो मेरा एक्चुअल वेट तो अभी भी mg है, लेकिन मेरा एपरेंट वेट कम हो गया। बात सही है? यस सर। यस सर। तो हमेशा ध्यान रखना कि एपरेंट वेट पूछा जाएगा तो नॉर्मल निकालना है, एक्चुअल वेट mg है। हाँ दोनों बराबर भी हो सकता है और कोई बड़ा या कोई छोटा भी हो सकता है। जैसे देखो, मान लो हम लोगों के पास ये एक लिफ्ट है, इस लिफ्ट में यहाँ एक वेट मेजरिंग मशीन है, इस वेट मेजरिंग मशीन पे कोई एक पर्सन खड़ा है और ये वेट मेजरिंग मशीन के साथ ये लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है a से। अच्छा, अगर ये लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है a से, तो अगर हम लिफ्ट के एक्सेलरेशन को रोकना चाहते हैं, अगर हम लिफ्ट के एक्सेलरेशन को रोकना चाहते हैं, तो क्या हम फ्री बॉडी डायग्राम में पर्सन पे ऊपर नॉर्मल, नीचे mg के साथ एक स्यूडो फोर्स बनाएंगे? किधर बनाएंगे? किधर बनाएंगे, ऊपर कि नीचे? सर नीचे। नीचे बनाएंगे ma। तो मेरा इक्वेशन हो गया नॉर्मल इज इक्वल्स टू mg प्लस ma। अब देखो, अगर नॉर्मल mg प्लस ma है तो मेरा एपरेंट वेट एक्चुअल वेट mg से बड़ा ना होगा?
एपरेंट वेट एक्चुअल वेट से बड़ा ना है। यस सर। दूसरा, मान लो ये नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड है, तो जब हम इस एक्सेलरेशन को स्विच ऑफ करना चाहेंगे तो नॉर्मल ऊपर है, mg नीचे है। बोलो स्यूडो फोर्स किधर? अपवर्ड्स। अपवर्ड। तो क्या इस बार लिखेंगे n प्लस ma इज इक्वल्स टू mg? तो n इज इक्वल्स टू mg माइनस ma। बोलो कौन बड़ा, एक्चुअल वेट बड़ा कि एपरेंट वेट बड़ा? एक्चुअल वेट बड़ा और एपरेंट वेट छोटा। एपरेंट वेट इज लेस देन एक्चुअल वेट। ठीक है। अब मान लो जैसे हम तुम्हारे सामने लिखते हैं ऐसा, ये लिफ्ट है जो नीचे की तरफ g एक्सेलरेशन से गिर रहा है, इसको आप फ्री फॉलिंग कहते हैं, फ्री फॉलिंग। ठीक है। अगर ये फ्री फॉलिंग है ऐसा, तो जब आप इसका डायग्राम बनाइएगा तो ऊपर नॉर्मल, नीचे mg और ऊपर भी तो ma जो लगेगा वो mg ही ना होगा। तो क्या लिखे ऐसा, क्या लिखे ऐसा, नॉर्मल प्लस mg इज इक्वल्स टू mg। दोनों mg कैंसिल, तो क्या नॉर्मल 0 आया? यस सर। इसका मतलब ये है कि एपरेंट वेट जिसको आप n लिख रहे हैं दैट इज 0। दिस इज कॉल्ड वेटलेसनेस। दिस इज कॉल्ड वेटलेसनेस। इसको आप वेटलेसनेस कहते हैं, वेटलेसनेस, इसको आप वेटलेसनेस कहते हैं। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक है, नोट करो यहां तक फटाफट। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन। When lift is accelerated upward, when lift is accelerated upward, with acceleration a, with acceleration a, apparent weight of body becomes 720 Newton. Apparent weight of body becomes 720 Newton. फर्स्ट स्टॉप, आगे बढ़ो। When lift is accelerated downward with same acceleration, when lift is accelerated downward with same acceleration, with same acceleration, comma, apparent weight of body becomes 600 Newton. Apparent weight of body becomes 600 Newton. Then find first में लिखो mass of body and acceleration of lift and magnitude of acceleration of lift. Mass of body and magnitude of acceleration of lift. Mass of body and acceleration, magnitude of acceleration of lift. चलो बनाओ फटाफट। कितना देर, देखो जी, देखो देखो
जब लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन लिख सकते हैं नॉर्मल इज इक्वल्स टू mg प्लस ma, मतलब 720 न्यूटन इज इक्वल्स टू mg प्लस ma। और सेकंड केस में जब लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट हो रहा है तो क्या लिख सकते हैं नॉर्मल इज इक्वल्स टू mg माइनस ma। तो इस बार 600 न्यूटन ना, 600 इज इक्वल्स टू mg माइनस ma। अब सोचिए जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो ma में कैंसिल होगा। ये 1320 इज इक्वल्स टू 2 mg आया, g से ये 0 कैंसिल, 2 काट दो तो m का वैल्यू 66 kg आया। अच्छा, मास अगर 66 kg है तो एक्चुअल वेट कितना है? बोलो यार। 660 न्यूटन, वेरी गुड। हाँ भाई, जी से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर एक्चुअल वेट पूछता तो 660 न्यूटन होता, अभी मास है तो 66 केजी। ओके, अब किसी भी एक इक्वेशन में 66 मास के जगह पुट करके एक्सेलरेशन निकाल लो। बोलो कितना आया? जल्दी कर यार। वन आया? हाँ सर। ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिए। टेन आ रहा है तो 1 बता। 1.1 है। ले 1.1 आ गया, और दो चार का आंसर निकालो। सिंपल सा कैलकुलेशन है और उसी में आप 4 आंसर बता रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक व्हीकल है, अभी नेक्स्ट में है, तो यहाँ स्ट्रिंग से एक बॉब ऐसे हैंग है, बॉब है मास m। अच्छा सोचना, सोच के बताना, अगर ये व्हीकल राइट की तरफ एक्सेलरेट होगा तो मेरा जो बॉब है नीचे वो किधर मूव करेगा? राइट, लेफ्ट, या जहां है वही रहेगा? वेरी गुड। जब आप इसको राइट की तरफ एक्सेलरेट करते हैं तो मेरा बॉब यहां से मूव करके यहां आ जाता है बाय मेकिंग एन एंगल थीटा। ठीक है, व्हेन कार इज एक्सेलरेटेड towards right, then find angle made by string with angle made by string with lower vertical at equilibrium। इक्विलिब्रियम में जो मेरा स्ट्रिंग है लोअर वर्टिकल से एंगल बना रहा है वो तुमको बताना है। तो हम क्या करने जा रहे हैं वो देखो, हम इस पर्टिकुलर सिस्टम को रेस्ट में बनाने जा रहे हैं। हम इस सिस्टम को रेस्ट में बनाने जा रहे हैं। तो जब हम इसको रेस्ट में बनाएंगे तो मेरा बॉब यहां दिखेगा बाय मेकिंग एन एंगल थीटा। और फ्री बॉडी डायग्राम देखो, क्या इस पे नीचे की तरफ mg बना है? इस डायरेक्शन में टेंशन होगा, थ्रेड का टेंशन। बोलो शूडो फोर्स किधर होगा? सर राइट साइड में। राइट। वाह वाह, वेरी गुड, राइट इज रॉन्ग। ओके,
लेफ्ट की तरफ होगा MA। यस सर। अब आप इसको कंपोनेंट्स में तोड़े, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, तो टेंशन का ऊपर वाला कंपोनेंट हो गया टी का कॉस थीटा और राइट वाला कंपोनेंट हो गया टी का साइन थीटा। सही है? यस सर। क्वेश्चन बोला है इक्विलिब्रियम में बात करना है, तो एट इक्विलिब्रियम क्या टी साइन थीटा MA को बैलेंस कर रहा है? यस सर। और टी कॉस थीटा किसको? दोनों को डिवाइड कर दें, टी से टी कट गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज टैन थीटा और राइट में आ गया a बाई जी। सो थीटा इज टैन इनवर्स a बाई जी। सो थीटा इज टैन इनवर्स a बाई जी। ठीक है? बोलो कहीं दिक्कत समझने में? नो सर। तो दिस इज ऑल अबाउट स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स इस तरह से आपको लेना पड़ता है। हमेशा स्यूडो फोर्स उस समय काम आएगा जब तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल हो जाए। नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा, हमेशा ध्यान रखना कि स्यूडो फोर्स विल बी यूजफुल। ओके? ओहो, ठीक है, चलिए जी इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट स्टेज से आगे बढ़ेंगे। ठीक है? अगले दिन हम लोग इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट डिस्कस करेंगे, इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट, और इससे न्यूमेरिकल आप लोग बनाइए। जहां भी आपको डाउट हो न्यूमेरिकल पूछिए, जब आप डाउट्स पूछेंगे तभी ये टॉपिक और क्लियर होगा। अगले दिन से हम लोग है ना इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट में आगे बढ़ेंगे। ठीक है?